हेलो डियर, वेलकम टू आनंतरा जीरो पॉइंट। हम अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आइए आज जैसे मैकेनिक्स के लेवल 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ चुके हैं आप, और ऑनलाइन जो आपका क्लास है उसमें भी लगभग ये हो चुका है। ठीक है, सीजी तक आपका जैसे टॉपिक ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो आइए लेवल 1 और 2 का, लेवल 1 का जो क्वेश्चन है हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले वाली वीडियो में, और ये जो हमारा होगा लेवल 2 होगा। ठीक है, तो लेवल 2 का क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए एक का क्वेश्चंस को आप देखते चलें। ये हमारा लेवल 2 रहेगा। ठीक है, लेवल 2 का पहला क्वेश्चन आपका है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ द रेशियो ऑफ डॉट डॉट टू डॉट डॉट, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है किसका रेशियो होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है किसका रेशियो होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है ये किसका रेशियो होता है। इसको हम लोग शॉर्टकट में सीजी के भी नाम से जानते हैं। तो हम लोग अगर डिफिनीशन पे आएँ तो डिफिनीशन आपका था सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कि किसी 3D मास का टोटल वेट जिस पॉइंट पे कंसंट्रेट माना जाता है उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हो जाएगा हमारा, ये आपका होता है टोटल वेट जिस पॉइंट से आपको पास करता है उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और फार्मूले की अगर हम बात करें तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स कोऑर्डिनेट जो हम लोग दिए थे वो W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 और डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2 प्लस W3 इस फॉर्म में, या फिर अगर इसको हम समेशन के फॉर्म में लिखें तो x बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा WI XI और डिवाइडेड बाई सिग्मा WI। ये 1 से लेकर के n तक आप डाल दें, 1 से लेकर n तक जितना नंबर ऑफ कंपोजिट फिगर बेसिक फिगर से बना हुआ रहेगा उतना आपको नंबर ऑफ टर्म ये चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वेट और जो बेसिक सेक्शन होता है उसका सेंट्रॉयड का मल्टीप्लिकेशन होता है ऊपर में, और नीचे में टोटल वेट का रेशियो होता है। यानी कि ऊपर में हम अगर बात करें वेट और सेंट्रॉयड का प्रोडक्ट, और नीचे में आपका जो है वो वेट, टोटल वेट का आपका जो है रेशियो होता है। ठीक ना, यानी कि ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड CG ऑफ बेसिक सेक्शन डिवाइडेड बाई टोटल वेट। ठीक है, टोटल वेट, इसी का ये क्या होता है, सम होता है, यानी कि एडिशन होता है। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन में कि द प्रोडक्ट ऑफ सेंट्रॉयड एंड वेट टू द टोटल वेट। आप देखिए यहाँ पे जो है एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना उसको हम लोग सेंट्रॉयड भी कहते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसको हम कहीं कहीं सेंट्रॉयड के भी नाम से इसको हम लोग असाइन करते हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन उस डिफरेंस को अगर साइड कर दें तो ये क्वेश्चन जैसे हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उस कुछ डिफरेंस को अगर साइड नहीं करते हैं तो ये आपको कन्फ्यूजन का कारण बनेगा। ठीक है, तो अभी आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉयड को ले करके चलना, यानी कि इसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं समझना है। ठीक है, और आप जैसे तब जैसे इस क्वेश्चन को फुल्ली आप डिटेलली सॉल्व कर पाएंगे। तो कहा आपका कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सेंट्रॉयड एंड वेट। तो ये आपका देख रहे हैं कि सेंट्रॉयड, ये CG जो आपका सेंट्रॉयड कह रहा है, और वेट का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई आपका टोटल वेट। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ सेंट्रॉयड एंड वेट डिवाइडेड बाई टोटल वेट, यानी ऑप्शन ए जो है आपका इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि द सेंटर ऑफ मास इज़ द रेशियो ऑफ। जिस तरह से आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी देख रहे हैं ना, दूसरा क्वेश्चन है हमारा सेंटर ऑफ मास। तो इसका भी जो है हम लोग जब कोऑर्डिनेट निकालते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, तो हम लोग आता है M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3। ठीक है, और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, यानी कि हम देख पा रहे हैं कि जो आपका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो भी इसी फॉर्मूले से आता है, लगभग खाली चेंज हो जाता है। यहाँ पे वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी था तो वेट हमने यूज़ किया, और सेंटर ऑफ मास है तो मास हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी जो है फॉर्मूला आपका सेम टाइप से है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड सेंट्रॉयड डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आप चेक कर लेते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ सेंट्रॉयड एंड मास टू द टोटल मास, ये यानी ऑप्शन डी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका इसी में है आपका कि प्रोडक्ट ऑफ सेंट्रॉयड एंड मास डिवाइडेड बाई टोटल मास। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है ये भी आपका सेम टाइप सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको कहा गया है कि द सेंटर ऑफ वॉल्यूम इज द रेशियो ऑफ, सेंटर ऑफ वॉल्यूम जो है सेंट्रोइड को ही हम लोग कहते हैं। द सेंटर ऑफ वॉल्यूम अगर कहेगा तो जिस तरह से अभी देख रहे थे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेट इनटू सेंट्रोइड डिवाइडेड बाय टोटल वेट था, ठीक है, उसी तरीके से सेंटर ऑफ वॉल्यूम जो होगा वो आपका वॉल्यूम इनटू मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रोइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, सेंटर ऑफ वॉल्यूम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वी आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा वी आई कर देते हैं, यानी कि 1 से लेकर के एन तक चला जाएगा, ये भी 1 से लेकर के एन तक चला जाएगा। ये आपका समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम और सेंट्रोइड है डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ये आपका समेशन ऑफ वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई सेंट्रोइड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर अगर आप चेक करते हैं तो ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ सेंट्रोइड एंड वॉल्यूम टू द टोटल वॉल्यूम, इसका भी ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। थर्ड का भी आपका डी जो है सही आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा है कि व्हाट इज द सीजी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 20 सेंटीमीटर एंड साइड इज 40 सेंटीमीटर। आगे का जो क्वेश्चन है उस पर आपको सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है, ठीक है, किसका, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है सम द्विबाहु त्रिभुज जिसके दो साइड्स जो है से बराबर होते हैं, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम देखें ABC अगर हमारा अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये जो होगा यहाँ से ये आपका हाइट है, ठीक है, और ये आपका बेस दिया हुआ है कितना, तो बेस है हमारा 20 सेंटीमीटर, ये आपका 20 सेंटीमीटर है, और ये आपका जो है 40 सेंटीमीटर इधर है, और ये आपका 40 सेंटीमीटर इधर है, ठीक है। अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल के बीच से आप ये हाइट ड्रॉ करें तो ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, 10 इधर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब जो है आप हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं, आप लगा दीजिए h इज इक्वल टू हो जाएगा √40 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। इससे आप सॉल्व कर सकते हैं तो h इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, आप जैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 10 और √3 इतना मीटर, सॉरी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर यानी 10√3 मीटर जो है आपका सेंटीमीटर में आंसर आना चाहिए एच का, ठीक है। और जो आपका CG की जो वैल्यू होती है किसी भी ट्रायंगल में वो हाइट का 1/3 भाग होता है। तो ये हाइट आपका इतना है तो CG जो हमारा होगा वो h/3 हो जाएगा, यानी कि 10√3 डिवाइडेड बाई 3 तो ये आपको पॉइंट में आंसर है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी आपकी 10√3 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आ गया व्हाट इज द सीजी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस इतना, यानी कि 5.77 और 35 सेंटीमीटर आता है हमारा बेस से। तो आप जो है से निकाल सकते हैं अपेक्स से, यानी पॉइंट ए से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो इससे माइनस कर दीजिए 10√3, ये हो जाएगा 11.54। अगर आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, तो 11 लगभग 12 के आसपास जैसे आपका आंसर आना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट जैसे 12 सेंटीमीटर के आसपास आंसर आएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर इतना वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन ए नंबर में है, ठीक है। तो 4 का आपका जैसे ये हो जाएगा। अब देखते हैं 5 नंबर को, हम देखते हैं कि 5 नंबर में कितना है। कहता है इफ़ ए मटेरियल हैज़ नो यूनिफॉर्म डेंसिटी थ्रू आउट द बॉडी देन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ मास आर। कहता है किसी एक मटेरियल हैज़ नो यूनिफॉर्म डेंसिटी थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मटेरियल है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मटेरियल है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मटेरियल है।
थ्रू आउट द बॉडी, देन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ मास के बारे में बात किया गया है। आर आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल, इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी। हमने कहा था कि अगर सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ मास है तो ये दोनों तभी आइडेंटिकल हो सकते हैं, यानी तभी कॉन्साइड करेगा जब डेंसिटी क्या हो, डेंसिटी आपका यूनिफॉर्म हो। ठीक है, डेंसिटी आपका क्या हो, यूनिफॉर्म हो। और यहाँ पे आपको कहा है कि डेंसिटी जो है नॉन यूनिफॉर्म में क्वेश्चन में कहा गया है, तो इसका जो सेंट्रोइड जो होगा, यानी कि सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ मास ये दोनों एक पॉइंट पे नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉट आइडेंटिकल नहीं होंगे। ठीक है, नॉट आइडेंटिकल यानी कि 5 का हो जाएगा बी नंबर आंसर। ठीक है, इसके जो सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ मास जो होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द सेंट्रोइडल डिस्टेंस along the line of symmetry XO for the quarter circle as shown in the figure। यानी 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसमें एक सर्कल आपको दिया गया है। ठीक है, और इस पोजीशन से आपको जो है से एक स्क्वायर को काट करके दिखाया गया है। ठीक है, स्क्वायर को दिखाया गया, काट करके नहीं दिखाया गया बट स्क्वायर को दिखाया गया फिगर में। ये हो गया आपका फिगर। ये लेंथ जो है से आपका डी है और ये जो है से लाइन कहता है कि लाइन ऑफ सिमेट्री है एक्स, और ये है वो, और ये पॉइंट वाई, और ये ओ एक्स जो है आपको कहा गया है व्हाट इज द सेंट्रोइडल डिस्टेंस अलॉन्ग द लाइन ऑफ सिमेट्री एक्स ओ फॉर द क्वार्टर सर्कल एज शोन इन द फिगर वेयर d इज इक्वल टू 4r/3π। आपको कहा गया है कि d जो है ना वो है आपका 4r/3π। ठीक है, 4r/3π है। ठीक, अच्छा, ये क्वार्टर सर्कल जो बन रहा है आपका, यानी कि ये वाला क्वार्टर सर्कल, इसकी जो है ना ये वाला क्वार्टर सर्कल का आपको जैसे सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेंट्रोइडल डिस्टेंस यानी जो डी वैल्यू दी गई है वो आपको कहा गया कि 4r/3π, इसका रेडियस कुछ r होगा कहीं पे। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग को पता है कि 4 क्वार्टर सर्कल अगर क्वार्टर सर्कल की बात करें तो जो हमारा CG जो होता है यानी सेंट्रोइड जो होता है वो आपका होता है कितना पे, तो 4r/3π पे होता है, 4r/3π पे होता है। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट दोनों आपका जैसे 4r/3π ही होता है। यानी यहाँ से अगर इधर बात करें तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 4r/3π हो जाएगा, और इधर से ऊपर की ओर अगर जाएँ तो भी कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका 4r/3π होगा। ठीक है, अब हमको XO का जो डिस्टेंस है वही फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमको पूछा गया कहाँ से, तो ये वाला जो ओरिजिन है ना, यानी कि सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, यानी XO का जो वैल्यू है XO की वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो XO की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप XO को आराम से निकाल दे सकते हैं। कितना, तो XO जो होगा हमारा वो हमारा होगा D√2, यानी कि D√2। आप देख रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ऐसा वैल्यू रहता है, ये आपका x है, ये आपका O है, और ये आपको दिया हुआ नहीं तो इसको मान लीजिए m है, और ये आपका D है, ये आपका D है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि ये कितना है, तो D√2 है, क्योंकि आप करेंगे इसको तो √D² प्लस D² यानी D√2 वैल्यू ये देगा। ठीक है, तो D√2 जो है से हमारा सही आंसर होगा, यानी C जो है से हमारा सही आंसर है। ठीक है, D√2 जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, और ये आपको दिया हुआ भी है कि 4r/3π के बराबर है D की जो वैल्यू है, तो यानी कि आपका जो CG जो होगा वो आपका D√2 पे लाई करेगा। ठीक है, और इतना 4r/3π का ही वैल्यू जो है आपको दिया गया है कि D है, इसी को आपको D मानना है। तो इधर भी D हो गया और ये भी आपका D हो जाएगा, तो ये XO जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, तो D√2 हो जाएगा, यानी उसका जो CG का डिस्टेंस होगा सेंट्रोइड से वो D√2 होगा। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा व्हाट इज़ द सेंट्रोइडल डिस्टेंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 मीटर। यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड जो है 2 मीटर है। ठीक है, और उसका CG को आपको बताना है कि कहाँ होगा, उसका CG कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं
कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल हाइट, अगर हम देखें ये अगर हमारा ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी जो हाइट होगी वो हाइट कितना होगा, तो ये होता है आपका, अगर साइड A है, ठीक है, जो कि दिया हुआ है आपका, इस साइड जो से 2 मीटर है, ठीक है, A बराबर जो से 2 मीटर है, तो H इज इक्वल टू होता है √3/2 इंटू साइड, यानी कि ये हाइट का फॉर्मूला है। तो हम वहाँ से कैलकुलेट अगर कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, तो H इज इक्वल टू आपका हो जाएगा √3/2 इंटू 2 मीटर, इससे कट कर रहे होंगे तो √3 मीटर जो है हमारा हाइट आ गया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि CG जो होता है वो H/3 डिस्टेंस पे होता है नीचे से, यानी बेस से, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी G पॉइंट जो होगा वो हमारा कहाँ पे होगा, तो H/3 यानी कि √3/3 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। तो ऐसा ऑप्शन में आपको कोई नहीं दिया है, तो आप जो से इसको चेंज कर लेंगे। .577 करके आ रहा है आपका, यानी कि D जो है सर सही आंसर हो जाएगा। ये आपका आ रहा है 0.577 मीटर, इसका आंसर जो है आपका D सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें 8 नंबर क्वेश्चंस की, तो ये आपका स्क्वायर बनाया हुआ है और इसमें एक ट्रायंगल का आपको CG पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें आपका तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें आपको CG फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है व्हाट इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ फिगर ABD। आप अगर क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो वो आपसे पूरा स्क्वायर का नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ जो से ABD का पूछा है, ठीक है। और ये आपका साइड A है, ये है, ये है, ये है, A B D और यहाँ पे आपका C है। तो इसको जो है हम नाम देते हैं O, ठीक है। तो अगर हम कहें कि ये जो ABD एक ट्रायंगल है, एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका 2 साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, 2 साइड्स जो है आपके इक्वल हो गए, ठीक है। और इसका जो BC का लेंथ होगा, यानी कि जो BC का जो लेंथ होगा, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका BC जो लेंथ होगा वो हमारा हो जाएगा A√2, यानी कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता है उसका साइड इंटू मल्टीप्लाइड बाई √2, ठीक है। तो A√2 जैसे हमारा BC का लेंथ हो गया। अगर हम BO का लेंथ अगर कहें, BC में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें यानी आधा कर दें तो BO का लेंथ हमारा आ जाएगा तो A√2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से हमारा आ रहा होगा A/√2। ये वैल्यू जो है से हमारा BO का वैल्यू आ रहा होगा, BO का वैल्यू आ रहा होगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ABD में BO जो है से हमारा हाइट है, BO जो है से हमारा ट्रायंगल ABD का हाइट है, तो CG जो होगा कहीं O पॉइंट से किधर होगा, तो ये आपका O पॉइंट से आपको इधर होगा, कितना पे, तो BO/3 पे, BO/3 पे, ठीक है, यानी H/3 पे होता है। तो CG जो होगा आपका BO/3 डिस्टेंस पे होगा। तो हम कह सकते हैं कि BO हमारा A/√2 है और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो A/2 इधर आपका मल्टीप्लाई 3√2 हो गया। आप 3 को अंदर में डाल दें तो ये हो जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। और यही आपका मॉडिफाई करके आंसर में दिया हुआ है A/√18, जो कि आपका C ऑप्शन है, ठीक है। कभी कभी आंसर जो है ना वो आपको सीधे सीधे नहीं देता है, उसको मॉडिफाई कर देता है और उसके वैल्यू को आपको मॉडिफाई करके दे देता है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे आपको ऑप्शंस चेक करने पड़ते हैं, ऑप्शंस को चेक कर करके ही आप आंसर को ला सकते हैं, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपका उसका आंसर हो जाएगा A/√18, ठीक है। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए आप कि विच मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन सेंट्रॉइड ऑफ अ कंपोजिट फिगर, यानी कि किसी कंपोजिट फिगर का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग जो है सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए किसी भी कंपोजिट सेक्शन का अगर आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो है से आपको एनालिटिकल मेथड भी काम कर जाता है और जो है से आपको ग्राफिकल मेथड भी काम कर जाता है, ठीक है। इस तरह के अगर कंपोजिट फिगर दिए हुए हैं बहुत सारे तो इसका जो है से आप 2 मेथड इस्तेमाल करते हैं। 9 नंबर है क्वेश्चन आपका। इसको हम लोग सेंट्रॉइड जो फाइंड आउट करते हैं वो एनालिटिकल मेथड से भी फाइंड आउट करते हैं और एक आपका है
ग्राफिकल मेथड से भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये दो मेथड है जिससे हम लोग किसी कंपोजिट फिगर का सेंट्रोइड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, सीजी को फाइंड आउट करते हैं। तो यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही इसमें सही हो जाएगा। तो यानी कि बोथ ए एंड बी, सी में जो ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है। 9 का आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ, ठीक है, दोनों आपका सही है। फिर कहता है कि व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगल बॉडी। कहता है कि अगर कोई रेक्टेंगल बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी यानी सीजी जो होगा वो कहाँ होगा। तो रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए हमने बताया है कि जो उसकी जो सीजी होती है उसके डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रेक्टेंगल बॉडी। तो ए बी सी जो है, ए बी सी डी, ये आपका एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर की तरफ दिख रहा होगा, तो रेक्टेंगल ही होता है स्क्वायर भी। तो ये रेक्टेंगल है, इसका जो डायगोनल होता है यानी डी बी और ए सी का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है। सेंट्रोइड का मतलब होता है जहाँ पे किसी ज्योमेट्रिकल फिगर का टोटल एरिया कंसंट्रेटेड माना जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोइड ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ, ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब 11, हाँ, जनरली सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम सुन करके आप कंफ्यूज होते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड क्या दोनों एक ही वर्ड है। तो आप जो है इसको एक ही वर्ड समझ करके आप अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो ज़्यादा आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और अगर ऐसे देखा जाए, आपको एकदम कहा जाए कि इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड में क्या अंतर है, तो हम लोग जो है वर्ड सेंट्रोइड का जो इस्तेमाल करते हैं ये जनरली 2D फिगर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 2D ज्योमेट्रिकल फिगर के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें मास का कंसिडरेशन नहीं होता है, जिसमें मास का कंसिडरेशन नहीं होता है। लेकिन अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये आपका 3D फिगर के लिए आपका वर्ड इस्तेमाल होता है। द वर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एसोसिएटेड विथ 3D फिगर, ये जो है आपका 3D फिगर के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें कुछ मास होता है, और ये ग्रेविटी के कारण से एक इस पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। यानी कि इसका अपना कुछ ना कुछ वेट कंसिडरेशन में होगा। तो दुनिया में जितने भी तरह के वस्तुएं आप देखते हैं ना, सब में कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है। सिर्फ ज्योमेट्रिकल फिगर का जो है मास नहीं होता। फिगर का क्या मास होगा, फिगर तो आपने सिर्फ डिजाइन किया है ना, तो उसको हम लोग सेंट्रोइड फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें ना तो उसमें आपका जैसे मास के एसोसिएशन को लेकर के बात होती है, ठीक है। और सेंट्रोइड जनरली 2D फिगर की बात हम लोग करते हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी 2D फिगर ही होता है आपका ट्रायंगल, लेकिन अगर कहे कि ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, तो उसमें हम लोग को कोई झगड़ा नहीं करना है कि ये ट्रायंगल का सेंट्रोइड होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे दिया है क्वेश्चन में, ऐसा हम लोग को झगड़ा नहीं करना है। हम लोग जैसे अपना कॉन्सेप्ट जो सेंट्रोइड के लिए पढ़े हैं वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि 2D फिगर जो हम लोग बनाते हैं, फिगर जितने भी 3D फिगर होते हैं आप 2D में ही बनाते हैं, यानी अपने कॉपी में ही बनाते हैं, तो सब आप जो है वैसा ही बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है दुनिया में जितनी भी तरह के वस्तुएं होती है, छोटा से छोटा, सब में कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है। तो जब मास होता है तो वो तो आपका 3D हो गया, तो फिर हम सेंट्रोइड का तो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग जैसे पढ़ते हैं इसका नाम भी रखते हैं अलग, लेकिन ऐसा नहीं है कि से ये जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह देगा तो इसको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन गलत नहीं होता है, क्वेश्चन सही होता है, ठीक है। आप सेंट्रोइड को ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सीजी ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर। यानी कि सॉलिड हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा रहेगा, ये आपका सॉलिड हेमिस्फीयर है, एक्स एक्सिस, इसका रेडियस जो है मान लेते हैं r है। तो आपको बताया गया है कि सॉलिड हेमिस्फीयर का जो सीजी होता है वो बेस से कितना पे होता है, तो ये होता है 3r/8 पे डिस्टेंस पे होता है, यानी बेस से वो 3r/8 डिस्टेंस पे इसका सीजी होता है, ठीक है। और अगर ऊपर से देखें यहाँ से तो ये हो जाएगा 5r/8, ठीक है। ऊपर से इधर अगर आते हैं तो 5r/8 हो जाती है। लेकिन अगर ये आपका हो गया हेमिस्फीयर, ठीक है। अब फिगर आपको ऐसा ही दिखता है क्या, सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है। इसका अगर हम देखें बाई x, इसका अगर रेडियस r है तो इसका जो सी जी होता है, ये सेमी सर्कल है, ये जो है आपका क्या है, सेमी सर्कल है।
तो इससे कंफ्यूज नहीं होता। सेमी सर्कल का जो आपका सेंट्रोइड होगा वो कहाँ पे होगा, तो ये होता है 4r/3π, 4r/3π पे होता है आपका सेमी सर्कल का CG बेस से, यानी कि इसका जो सेंटर है उससे 4r/3π, और ऊपर से अगर करेंगे तो r-4r/3π कर लेंगे। ठीक है, तो ये हेमिस्फीयर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। CG जो होती है वो 3r/8 पॉइंट पे होता है, कहाँ से, सेंटर से। ठीक है, ऊपर बाई एक्सिस की ओर आप देख रहे हैं। तो 11 नंबर का जो ऑप्शन सही होगा 3r/8, यानी कि बी नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं, सेम टाइप्स क्वेश्चन है, सेमी सर्कल का आपको पूछा गया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है। तभी आपको हमने ये फॉर्मूला लिखा है, तो आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये आपका 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसी के ऊपर है। ठीक है, तो आपको कहा गया है कि व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर, यानी कि सेमी सर्कल का डायमीटर आपको दे दिया गया है, यानी डी का जो वैल्यू है वह 12 सेंटीमीटर है, तो रेडियस की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, तो 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। डायमीटर का आधा जो है आपका रेडियस कहलाता है। ठीक है, तो सेमी सर्कल का जो रेडियस हो गया वो 6 सेंटीमीटर हो गया। आप देख रहे हैं कि इसका जी जो होता है, यानी कि सेंट्रोइड की जो वैल्यू होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड जो कहिए, वो आपका होता है कहाँ पे, तो 4r/3π पे। कहाँ पे होता है, 4r/3π पे। तो हम लोग 4 × 6 और /3π कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ आप काट दीजिए 2, यानी कि 8/π सेंटीमीटर। आप इसको कैलकुलेटर से वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हम अभी लिख देते हैं, 2.546 हो गया। तो आपको 2.54 दे रहा है, 2.54 सेंटीमीटर, यानी इसका बी ऑप्शन जो है सही हो गया। 12 नंबर का बी नंबर जो है आपका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, 13 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन 13 नंबर को हम पढ़ते हैं। कहता है द एक्सिस अबाउट व्हिच मोमेंट ऑफ एरिया इज टेकन, यानी कि वो एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ एरिया हम लोग लेते हैं या निकालते हैं, उस एक्सिस को क्या कहते हैं। तो हम लोग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग ये बात में बोलते हैं कि जिस एक्सिस के अबाउट व्हिच मोमेंट ऑफ एरिया इज टेकन, मोमेंट ऑफ एरिया इज टेकन, जिस एक्सिस के अबाउट आप किसी फिगर का आप मोमेंट ऑफ एरिया निकालते हैं a/x। ठीक है, तो ये जो है क्या कहलाता है, ये वाला जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है आपका, इसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस एक्सिस। क्या कहते हैं, रेफरेंस एक्सिस कहते हैं। इसको हम लोग रेफरेंस एक्सिस के नाम से जानते हैं, जिसके अबाउट हम लोग जो है एरिया मोमेंट को फाइंड आउट करते हैं। यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है एक्सिस ऑफ रेफरेंस वो सही हो जाएगा। ठीक है, 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आते हैं 14 नंबर पे। चौदह नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, वो कहा है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए 10 × 15 × 5 सेंटीमीटर टी सेक्शन फ्रॉम बॉटम विल बी, यानी कि एक टी सेक्शन दिया हुआ है जिसका डायमेंशन कुछ इस प्रकार है कि ठीक है, ये ऊपर का जो है आपका दिया गया है कितना, तो 10, और ये जो आपका फ्लेंज है इसकी आपको दी गई है लेंथ 15, और ये जो आपका चौड़ाई है ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। ये भी चौड़ाई आपका 5 होगा, क्योंकि और कोई डायमेंशंस दिया नहीं गया है, तो ये चौड़ाई दोनों की सेम होगी। ठीक है, तो इसकी जो है आपको निकालने के लिए कहा है कि बॉटम से ये कितना दूरी पे इसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। तो हम इससे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, जो कि वाई एक्सिस आपका बन रहा है, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमने इसका ड्रॉ कर दिया, और इसको मिला दीजिएगा तो ये आपका 2 रेक्टेंगल बन जाएगा। ये टी सेक्शन जो से कंपोजिट सेक्शन है, ये जो है वाई एक्सिस के अबाउट लाइन ऑफ सिमेट्री से पास कर रहा है। अब अगर हम कहें A B C D E
एफ जी एच, ये हमने नामकरण कर दिया, ठीक है। तो सेक्शन 1 इसको नाम दे दीजिए, इसका 2 नाम दे दीजिए, ठीक है। तो अब देख रहे होंगे चूँकि वाई एक्सिस जो है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसका जो सेंट्रॉयड होगा वो इसी वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं पे होगा। वाई एक्सिस जो है वो आपका क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, और एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कहाँ पे, 0 0 पे। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो इसका हो जाएगा इसके सेंट्रॉयड का, वो आपका 0 हो जाएगा। तो हमको सिर्फ और सिर्फ निकालना है वाई बार की वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं कि सेक्शन 1 के लिए, फॉर सेक्शन 1 अगर हम लोग काम करें तो एरिया ऑफ सेक्शन 1 निकालेंगे, A1। एरिया ऑफ सेक्शन 1 अगर आप निकाल रहे होंगे तो 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो 10 पंजे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका। अगर हम कहें कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो इसका CG जो है ये ABCD का, जो आपका सेक्शन ABCD रेक्टेंगल है, इसका जो CG होगा वाई एक्सिस पर होगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो x1 आपका 0 हो जाएगा। और y1 की अगर हम बात करें तो y1 जो है यहाँ से यानी EF से कितना ऊंचा पे होगा, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये आप आधा कर दीजिए, 2.5 सेंटीमीटर जो है CG ऊपर में होगा ABCD रेक्टेंगल का, ठीक है। तो ये आपका जो है C1 पॉइंट 2.5 सेंटीमीटर EF से ऊपर है, और EF लाइन जो है आपका एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, तो 15 सेंटीमीटर ऊपर है। तो टोटल डिस्टेंस जो हुआ y1 हमारा टोटल डिस्टेंस होगा, तब 15 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 17.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ सेक्शन 1 अबाउट एक्स एक्सिस निकालेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट तो निकलेगा नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 है। तो A1 इंटू y1 हो जाएगा। A1 आपका 50 है और y1 जो वैल्यू है वो 17.5 है। आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपकी जो वैल्यू आ रही होगी 5 5 25, 7 5 35 और 2 37 के साथ हाथ में रहा 3 और 5 और 3 8, 875 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा होगा, ठीक है। अब अगर हम देखें फॉर सेक्शन 2 और दूसरा सेक्शन का नाम है EFGH, ये भी क्या है हमारा रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल है तो इसका मतलब L/2 B/2 पे होता है आपका CG, तो बीच में आप जो है कहीं पे कर दें C2, ठीक है। तो ये भी जो है से बाई एक्सिस पर ही लाई करेगा इसका CG, तो बाई एक्सिस पे लाई करेगा। पहले आप एरिया निकाल लें, A2 की जो एरिया होगी वो आपका कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर लेंथ और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो 15 × 5 यानी कि 15 × 75 हो जाएगा, 75 15 × 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जो है x2 की अगर बात करें तो वो भी 0 होगा, क्योंकि बाई एक्सिस पर ही इसका C2 भी है, यानी कि CG जो होगा EFGH रेक्टेंगल का, ये आपका बाई एक्सिस पे ही है, इसीलिए C2 की जो x कोऑर्डिनेट होगी वो 0 हो जाएगी। बाई एक्सिस पर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट को आप लेते हैं तो उसका जो है x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब हम अगर y1 की बात करें तो ये इसका जो HG से आप इसका आधा कर दीजिए, यानी कि ये पूरा लेंथ है आपका 15 सेंटीमीटर, उसका आधा करेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर आएगा, जो कि x एक्सिस से डिस्टेंस है। तो हमारा जो है 7.5 सेंटीमीटर ही y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब अगर आप निकाल रहे होंगे फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ सेक्शन 2 अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका A2 इंटू y2। A2 की जो वैल्यू है 75 है और मल्टीप्लाइड विथ 7.5। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये आपका आ रहा होगा 56 2.5 आ जाएगा, यानी कि 562.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब जो है हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ T सेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो y बार इज इक्वल टू A1 y1 प्लस A2 y2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2।
अब A1/1 की जो वैल्यू है यहाँ से आप रखें तो 875 प्लस A2/2 की जो वैल्यू है 562.5 डिवाइडेड बाई दोनों को जोड़ देते हैं। एरिया A1 A2 50 है इसका और A2 की जो वैल्यू है वो 75 है। तो जब जोड़ेंगे आप तो 125 आ जाएगा, ये 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट करके ला रहे होंगे तो आपका जो वैल्यू आ रहा होगा कुछ इस तरह से आ रहा होगा 875 यानी कि 11.5 सेंटीमीटर आ रहा होगा। ठीक है, 11.5 सेंटीमीटर जो से इसका वैल्यू आ रहा होगा। अच्छा, ये 11.5 सेंटीमीटर तो इसमें आंसर दिया नहीं है वैसा, लेकिन 11.5 सेंटीमीटर आपका सही आंसर है। ये आपको इन्वर्टेड टी का दिया है। अगर आप इसको माइनस कर लें ऊपर से, यानी 20 माइनस इतना अगर करते हैं तो आपका कितना बच जाएगा, इसको आप माइनस अगर कर दें तो ये वैल्यू आ रहा है 8.5 जो कहीं पे होगी, यानी सी ऑप्शन इसके हिसाब से आना चाहिए 8.5 के आसपास। ठीक है, ये ऊपर से काउंट करके दिखा दे रहा है इन्वर्टेड टी को लेकर करके। ठीक है, तो इससे हम लोग को कोई दिक्कत है नहीं। आप जो से अगर 11.5 जो आ रही है वैल्यू वो आपको यहाँ से आ रहा होगा कहीं पे, कभी कभी वैल्यू जो है से ऊपर से नीचे काउंट करके आपको ऑप्शन में दे दिए जाते हैं। तो आपको ये टोटल लेंथ जो है उसमें से आप माइनस कर लेंगे तो आपको बेस से यानी यहाँ से वैल्यू जो है आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू लगभग आपको 8.5 सेंटीमीटर के आसपास आनी चाहिए। ठीक है, जो कि ऑप्शन में दिख नहीं रहा लेकिन होना चाहिए। आप लोग ऑप्शन इसका सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए 14 नंबर क्वेश्चन तक हमने डिस्कशन किया है और आगे के जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि इसमें 6 क्वेश्चंस आपके और हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो कि बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल हैं, उसको जैसे हम आगे के वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। ठीक है, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको